नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे। और हमने साइंस बायोलॉजी का पार्ट स्टार्ट कर रखा था, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण और समन्वय में हमने भाग फर्स्ट के अंदर सामान्य कुछ जानकारियां प्राप्त कर ली थी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय का भाग 2। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, सबसे पहले आती है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? यानी एक होता है आपका उद्दीपक। उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया। उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया। देखिएगा, उद्दीपक क्या होता है? किसी चीज को देखना या किसी चीज को देखकर हम कोई क्रिया कर रहे हैं। मान लीजिए ये आपको कोई वस्तु दिखाई दे रही है, ये आपके लिए किसका काम करेगा? उद्दीपक का काम करेगा। और इस विषय वस्तु को देखकर हमारे द्वारा जो क्रिया की जा रही है, यानी इसके प्रति हम कोई क्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, वो हमारी कहलाती है अनुक्रिया। जैसे बल्ब जलते ही आंखों का झपकना या किसी चीज विषय वस्तु को देखकर मुंह में लार आना, यानी कि किसी उद्दीपक को देखकर होने वाली जो क्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है? ये जो क्रिया है ये आपकी कहलाती है अनुक्रिया। और प्रतिवर्ती क्रिया में होता क्या है? किसी उद्दीपक के प्रति होने वाली जो क्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यानी आपके पास कोई ना कोई एक उद्दीपक होगा और उसके प्रति कोई क्रिया आप सामान्यतः जो क्रिया करते हैं उस क्रिया को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। बात आती है सबसे पहले इसकी खोज करता। इसकी खोज किसने की थी? तो मार्शल मार्शल हॉल ने इसकी खोज की थी। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज की यदि बात करें, प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज किसने की थी? प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज की थी मार्शल हॉल ने। मार्शल हॉल ने सबसे पहले ये बताया था कि किसी विषय वस्तु के प्रति कोई उद्दीपक होता है, उसके प्रति कुछ न कुछ क्रियाएं हमारे द्वारा की जाती है। उन क्रियाओं के द्वारा जो पूरा संपूर्ण प्रक्रम संपन्न होता है, यानी उद्दीपक के प्रति जो स्वाभाविक अनुक्रिया है, जो अनुक्रिया हम दर्शाते हैं उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। और इसका जो संबंधन बनता है, इनका जो संबंधन होता है, इनका जो संबंधन होता है उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। उस संबंधन को या इसके बीच में जो अंतर्गंथन होता है उस संबंधन को हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो यानी प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? उद्दीपक के प्रति होने वाली जो अनुक्रिया है उसको कहते हैं। एक चीज ना, ये जो क्रिया होती है मस्तिष्क मस्तिष्क के बिना हस्तक्षेप के, बिना हस्तक्षेप के जो क्रिया होती है, यानी कि आपका मस्तिष्क उस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालता। यानी कि मस्तिष्क के द्वारा उस क्रिया पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम सोचते हैं कि इसको ऐसे किया जाए, तो इस तरह से किया जाए, यानी हमारे मस्तिष्क का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी स्वतः होती है। तो जो ये क्रियाएं आती है, ये जो क्रियाएं हैं ये अपने आप यानी स्वतः होने वाली क्रियाएं, इसलिए इनको कौन सी बोलते हैं? ऐच्छिक भी बोलते हैं या अनैच्छिक कहते हैं। यानी जो हमारी इच्छा से जो होती है स्वतः होती है और हमेशा क्या होती है? अनैच्छिक, क्योंकि इस पर हमारी क्रियाओं का कोई नियंत्रण नहीं होता। यानी ऐच्छिक तो वो होगी जिन पर हमारा स्वयं का नियंत्रण हो। स्वतः होने वाली, अपने आप होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं होती है, उनको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। यानी मस्तिष्क का इन पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वो क्रियाएं आपकी क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। तो इन चीजों के बारे में सबसे छोटा सा प्रश्न आता है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। और एक चीज आपसे इसे पूछा जाता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, इन पर नियंत्रण कौन करता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इन क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो आपके मेरुरज्जु द्वारा होता है। यानी कि जो मेरुरज्जु होता है, यानी रीढ़ की हड्डी, मुख्य हम जो बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय का जो मुख्य केंद्र होता है, मेरुरज्जु क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। क्यों? क्योंकि वो संदेशों को ग्रहण करने, संदेशों को आगे के भागों को पहुंचाने का जो मिडिल केंद्र होता है, मुख्य जो केंद्र होता है वो आपका होता है मेरुरज्जु। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मेरुरज्जु द्वारा। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज किसने की थी? मार्शल हॉल ने। और आपके मस्तिष्क के बिना हस्तक्षेप के होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं। और उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया होती है वास्तव में उसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, और इसके संबंधन से जो चाप बनता है उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। चलिए इसके उदाहरण यदि हम देखें, चलिए हम इसके बारे में कुछ उदाहरणों के बारे में बात करते हैं।
अब देखते हैं उदाहरण। यदि हम उदाहरण की बात करें तो देखना क्या होता है। पहला उदाहरण देखते हैं। खाना देखकर, खाना देखकर मुंह में पानी आना। यानी कि वो स्वादिष्ट या गर्म खाना है, उस खाने को हम जब देखते हैं तो हमारे मुंह से लार आना प्रारंभ हो जाती है। खाना देखकर मुंह में लार आना, ये एक प्रकार की प्रतिक्रिया है। किसी गर्म वस्तु को, किसी गर्म वस्तु को छूने पर गर्म का एहसास होना। या किसी वस्तु को छूने पर, किसी वस्तु के चुभने पर हाथ हटाना। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में कोई कील है या कोई कांटा है, वो चुभता है, तो हम उस स्थान से तुरंत हाथ हटा लेते हैं। या जैसे ही कोई गर्म पानी है, उस गर्म पानी के अंदर हम अंगुली डालते हैं और हमें ज्यादा गर्म का एहसास होता है तो हम पुनः हाथ हटा लेते हैं। गर्म वस्तु को छूने पर गर्म का एहसास होना, और यानी हाथ हटा लेना। इस तरह के उदाहरण हैं, वो किसके होते हैं? आपके प्रतिवर्ती क्रियाओं के। इसी प्रकार से किसी वस्तु की यदि हम बात कर रहे हैं तो देखना, किसी वस्तु के चुभने पर, यानी कोई वस्तु हमें चुभती है तो हम तुरंत उस स्थान से अपने हाथों को क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। यानी कि कोई उद्दीपक है, जैसे यहाँ गर्म है, गर्म एक उद्दीपक है और हमने अंगुली डाली, अंगुली डालने पर उस गर्म का एहसास हुआ, यानी उनकी हमने उसके प्रति क्रिया की और उस क्रिया का जो रिस्पॉन्स मिला उसको हम बोलते हैं अनुक्रिया। उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया हो रही है वो हमारी क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया। तो इसके मुख्य उदाहरण होते हैं जैसे खाना देखकर मुंह में पानी आना, स्वादिष्ट खाना है, या जैसे मान लीजिए रसगुल्ला वगैरह देखकर हमारे मुंह में लार आ जाती है, किसी गर्म वस्तु को छूने पर गर्म का एहसास होना लेना, किसी वस्तु के चुभने पर हाथों का हटा लेना। इस प्रकार के जो प्रक्रम आते हैं, यानी सुई चुभने पर हाथ हटा लेना, किसी वस्तु, जैसे मान लो हम बात करें सुई, सुई के चुभने पर क्या है? हाथ को हटा लेना। इस प्रकार की जब प्रतिक्रिया होती है, किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया होती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। क्या कहा जाता है? प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। अब देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ये हुआ आपका उद्दीपक, ये हमारा क्या है? उद्दीपक। चलिए, ये हमारा है उद्दीपक, यानी इसको हम बोलते हैं उष्मा, या कोई मान लो ताप है तो हमारा उद्दीपक है। कोई उष्मा है, ताप है ना? तो उष्मा या ताप को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं, तो हमें उद्दीपक मिल रहा है। क्या मिल रहा है? उद्दीपक मिल रहा है। और इस उद्दीपक के बाद में आता है हमारा ग्राही अंग। क्या आता है? आपका ग्राही अंग आता है, यानी ग्रहण करने वाला अंग आता है। और ग्रहण करने वाले जो अंग होते हैं उनमें आपकी आती है त्वचा। क्या आती है? त्वचा। त्वचा के द्वारा उसको क्या किया जाता है? यानी उद्दीपक है, उष्मा या ताप को ग्रहण करती है, फिर ग्राही अंग हमारी होती है त्वचा। त्वचा के बाद में होती है संवेदी कोशिकाएं। क्या होती है? संवेदी कोशिकाएं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम किसका होता है? संवेदी कोशिकाओं का होता है। संवेदी कोशिकाएं क्या करती है? संवेदनाओं को ग्रहण करती है। संवेदी कोशिकाएं संवेदनाओं को ग्रहण करती है। फिर हमारा आता है मिडिल पॉइंट आता है, यानी संवेदनाओं, ये संवेदना ले जाने का कार्य करती है। संवेदना ले जाना, ये कहां तक लेके जाती है? आपके मेरुरज्जु तक। कहां तक पहुंचती है? मेरुरज्जु तक ले जाने का कार्य किनका होता है? संवेदनाओं का होता है। यानी सबसे पहले आपको कोई उद्दीपक होगा, ताप या उष्मा हम ग्रहण करेंगे, फिर हमारी ग्राही अंग त्वचा के द्वारा उसको संदेश मिलेगा, फिर ये क्या करती है? संवेदी कोशिकाएं आती है, और ये संवेदी कोशिकाएं उन संवेदनाओं को कहां तक लेके जाती है? आपके मेरुरज्जु तक लेके जाती है। इसलिए मैंने कहा, क्योंकि मेरुरज्जु यहाँ पर इसका क्या करता है? नियंत्रण करता है। नियंत्रण या समन्वय का जो मुख्य कार्य यहाँ उनके अंदर मध्य करता है, वो कौन करता है? आपका मेरुरज्जु वाला पार्ट करता है।
तो ये जो उद्दीपक है या जो उष्मा या ताप जो हम ग्रहण कर रहे हैं, मेरुरज्जु होती है, फिर ये कहाँ पहुंचता है, कार्यकारी अंग तक पहुंचता है, कार्यकारी अंग। और जो हमारी कार्यकारी अंग होती है वो होती है पेशी, जो है ना मेरुरज्जु से सीधा ही कहाँ पहुंचता है, कार्यकारी अंग पर पहुंचता है। और कार्यकारी अंग होती है पेशियां, और इनको इनके अंदर ले जाने वाला काम कौन करती है, प्रेरक कोशिकाएं। कौन करती है, प्रेरक कोशिकाएं। ये प्रेरक कोशिकाएं क्या करती है, इनको कार्यकारी अंगों तक उन सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करती है प्रेरक कोशिकाएं। और इसके प्रति क्या होती है, अनुक्रिया। और ये जो कार्यकारी अंग पेशी है, प्रेरक क्रिया, इससे क्या होता है, हमारे मस्तिष्क तक सूचना पहुंचती है, मस्तिष्क तक ये सूचना पहुंचती है, और उसके प्रति हम मस्तिष्क के द्वारा क्या की जाती है, अनुक्रिया की जाती है। तो देखिएगा बहुत शानदार ये डायग्राम है, इस डायग्राम से हम आसानी से ये समझ सकते हैं। देखिए होता क्या है, प्रक्रम क्या होता है प्रतिवर्ती क्रिया का। वास्तविकता में हमारे पास मान लो एक उद्दीपक होता है, यानी उष्मा ताप या ग्रहण या कोई चीज जैसे सुई कांटा को चुभता है, तो हमें क्या होती है, त्वचा के द्वारा ग्राही अंग होती है। सबसे पहले त्वचा होता है, बाहरी एक्टोडर्म होती है, वो उसको ग्रहण करती है, और ये क्या करती है, संवेदनाएं व्यक्त करती है। यानी संवेदी कोशिकाएं क्या करती है, सूचनाओं को ले जाने का कार्य करती है। संवेदन कोशिकाएं संवेदनाओं को पहुंचाने का कार्य कहां तक करती है, मेरुरज्जु तक ले जाकर पहुंचा देती है। मेरुरज्जु क्या करता है, उसके अंदर प्रेरक कोशिकाएं होती है, यानी उनको प्रेरणा देती है। प्रेरक कोशिकाएं क्या करती है, उन सूचनाओं को आपके कार्यकारी अंग मांसपेशियों तक लेके जाती है, और मांसपेशियां क्या करती है, आगे अनुक्रिया के रूप में, यानी वास्तविक अनुक्रिया करता है वो हमारा कौन करता है, मस्तिष्क। जैसे मान लो गर्म पानी के अंदर अंगुली डालते ही हम हाथ हटाते हैं, मस्तिष्क से हमें संदेश मिलता है, यानी वापस ये क्रिया ऐसे होती है। यदि अनुक्रिया से वापस ये उल्टा क्रम चलेगा, वास्तव में मस्तिष्क वास्तव में कार्यकारी अंग को भेजेगा, फिर मस्तिष्क मेरुरज्जु तक जाएगा, फिर संवेदी कोशिका वापस उद्दीपक तक लेके जाती है, और अपना हाथ है हम हटा लेते हैं। तो इस प्रकार से एक चक्कर चलता है, इस पूरे चक्कर को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है, इसको प्रतिवर्ती क्रिया या प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि संदेश पहुंचता कैसे है, हमारे तक पहुंचने का निर्माण कैसे होता है, और हम अनुक्रियाएं और उद्दीपक के प्रति क्रिया कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इस पार्ट का। चलिए ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो ये क्रियाएं होती है इसका आप देखिए, अब जो आपकी क्रियाएं होती है ये दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है ऐच्छिक, और दूसरी होती है आपकी अनैच्छिक। एक तो आपकी ऐच्छिक क्रियाएं होती है, दूसरी आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती है। देखिए ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है, वास्तव में जो आपकी ऐच्छिक क्रियाएं होती है ये हमारी इच्छा पर निर्भर करती है। यानी इन पर हमारी जो इच्छाएं हैं उनका नियंत्रण होता है, हमारी इच्छा के अनुसार ये क्या होती है, नियंत्रण होती है। ठीक है, आप कह सकते हैं इच्छा एवं सोचने से जो संपन्न हो, जो संपन्न होती है वो हमारी क्या कहलाती है, ऐच्छिक कहलाती है, ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, नियंत्रण, इनका नियंत्रण कौन करता है, नियंत्रण इनका नियंत्रण करता है अग्र मस्तिष्क। इनका नियंत्रण कौन करता है, हमारा मस्तिष्क का जो अग्र वाला भाग होता है, इनका नियंत्रण वो करता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे बोलना, लिखना, है ना, पढ़ना, ये जो क्रियाएं हो रही है ये किसके द्वारा संपन्न होती है, ऐच्छिक क्रियाएं होती है, हमारी इच्छाओं के अनुसार संपन्न होती है। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं जिन पर क्या होता है, हमारा नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, और ये क्या होती है, ये स्वतः ही संपन्न होती है। क्या होती है, ये अपने आप ही संपन्न होती है। वे क्रियाएं जिनकी हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, इच्छाओं के द्वारा से चलती है, ये क्रियाएं मध्य, इनका नियंत्रण जो है, इनका जो नियंत्रण है, इन पर नियंत्रण मध्य एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा होता है। यानी कि पश्च मस्तिष्क है, इन पर क्या करता है, हमारा मुख्यतः
नियंत्रण होता है, बस मस्तिष्क पर नियंत्रण करता है। देखना एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सांस लेना, हृदय का धड़कना, ठीक है ना, भोजन का पाचन, यानी अमाशय की बात करें हैं, अमाशय वाला जो पार्ट है उस पर हमारा कोई स्वयं का नियंत्रण नहीं होता है, ध्यान करना, ठीक है ना। भोजन का जो पाचन होता है। अब देखिएगा दोनों के बीच में डिफरेंस है, और यहाँ से सीधा सा प्रश्न क्या पूछा जाता है। देखिए एक तो होता है ऐच्छिक क्रियाएं, जो हमारी इच्छा के अनुसार संपन्न होती है, जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। ऐसी क्रियाएं होती है जो हमारी इच्छा, हम चाहते हैं कि अभी सांस लेना है तो हम सांस को नहीं रोक सकते, या कुछ समय के लिए इसको रोक सकते हैं, हमारी इच्छा पर नियंत्रण नहीं करता। जैसे हम बोलना है, हमारी इच्छा है कि इतने समय तक बोलना है, इतने समय तक नहीं बोलना है। पढ़ना है, हमारी इच्छा के अनुसार हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक पढ़ सकते हैं। कोई चीज लिखना है 1 घंटे आधे घंटे 20 मिनट तक आप लिखना चाहो उस समय तक लिख सकते हो, नहीं आपकी इच्छा है तो आप लिखना छोड़ देते हो। तो यानी कि पढ़ना बोलना लिखना ये जो वैसी क्रियाएं जो आपकी इच्छा पर संपन्न हो, या आप जब चाहो उस क्रिया को कर सकते हो, जब चाहो उस क्रिया को नहीं करते, वे क्रियाएं आपकी क्या कहलाती है, ऐच्छिक। ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है, जिन पर हमारी इच्छा द्वारा या हमारा नियंत्रण होता है। इच्छा सोचने से जो संपन्न होती है, इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, ये स्वतः ही संपन्न होती है। नियंत्रण कौन करता है यदि आपसे पूछे तो ये मध्य और पश्च मस्तिष्क द्वारा, और इस पर नियंत्रण होता है हमारे मस्तिष्क के अग्र भाग द्वारा, और ये मस्तिष्क के मध्य और पश्च यानी पीछे का जो भाग होता है उसके द्वारा नियंत्रण होती है। जैसे सांस लेना, हृदय का धड़कना, भोजन का पाचन, अमाशय जी की हम जब बात करते हैं, कुछ ऐसी चीजें होते हैं जैसे हृदय पेशी है, हृदय की धड़कन कैसे चलती है, सांस हम कैसे लेते हैं, हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता। तो ये छोटा सा प्रश्न है ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित पूछा जा सकता है। ऐच्छिक क्रियाएं क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं क्या है। स्क्रीन शॉट लेना चाहता है कोई साथी तो इसका शॉट ले सकता है, ठीक है। अब इन सभी क्रियाओं को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। क्या बोला जाता है, प्रतिवर्ती चाप बोला जाता है। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप का मतलब देखिए दो प्रकार की क्रियाएं होती है। क्रियाएं कितने प्रकार की, हम ऐच्छिक और अनैच्छिक की बात करते हैं। जब इनकी बात करते हैं इनमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक होती है आगत, दूसरी होती है आपकी निर्गत क्रियाएं। आगत क्रियाएं और आपकी निर्गत क्रियाएं। आगत क्रियाएं कौन सी होती है, यानी कि आगम संकेतों का पता लगाने वाली, तो हम बोलते हैं आगत क्रियाएं, या आगम बोल सकते हैं हम इसको। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आगम। यानी प्राण में जो क्रियाएं होती है आगत क्रियाएं, आगम संकेतों का पता लगाने में जो सहायक क्रियाएं होती है, पहले से हमें उनके संकेतों का पता चल जाता है, वे क्रियाएं क्या कहलाती है, आपकी आगम क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, निर्गत प्रक्रम, यानी कि जो ये आगम संकेतों का पता लगाने की प्रतिक्रिया जो होती है, इन संकेतों के प्रति जो क्रिया करती है वो आपकी कहलाती है निर्गत क्रियाएं। यानी कि इनके अनुसार, आगम संकेतों के तदानुसार यानी प्रति जो क्रिया होती है उन क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, निर्गत क्रियाएं कहते हैं, ठीक है ना। ये कार्य करता है, निर्गत को करने का कार्य करता है, ये संबंधन ही क्या कहलाता है। और ये इन दोनों के बीच का जो संबंधन है वो संबंधन ही आपका क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। यानी कि आगम क्रियाएं वो जो हमें किसी संकेत के बारे में ध्यान पता चलता है, उनके प्रति जो क्रिया होती है निर्गित, यानी कि पीछे वाली जो है बाद की, निर्गित का मतलब होता है बाद की जो क्रिया है वो इसके प्रति क्या है, यानी ये जो उद्दीपक के रूप में, ये किसके रूप में, अनुक्रिया के रूप में, यानी उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया होती है उसके बीच में जो संबंधन बनता है उस संबंधन को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। और प्रतिवर्ती चाप का ही काम होता है संदेशों को ग्रहण करना और उसके प्रति क्या करना, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, संदेश को ग्रहण करना और इसका क्या करना, प्रति उत्तर देना। यानी कि हमारे मस्तिष्क के अंदर है
हमें कैसे पता चलता है किसी क्रिया का, तो हमें एक विशेष प्रकार का संदेश मिलता है, और इसके बारे में हमने 3 बातें पढ़ी थी, एक्सॉन, साइटोन और न्यूक्लियन। तंत्रिका तंत्र ये जो पूरा कार्य करती है, और इसका मुख्य भूमिका कौन निभाता है? आपका न्यूरॉन। कौन भूमिका निभाता है? न्यूरॉन। संदेशों को भेजने का कार्य मुख्यतः किसका होता है? न्यूरॉन होता है। ठीक है ना। ठीक है। और ये होता कैसे है, इसका पूरा प्रक्रम यदि हम आप बात करें तो देखना, इसमें होता क्या है? संवेदी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका एवं प्रेरक है तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु से मिलकर इस पूरे प्रक्रम को क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। यानी कि संवेदनाओं को पहुंचाने वाली संवेदी तंत्रिकाएं, वापस प्रत्युत्तर प्रेरक के रूप में उसको कार्य करने वाली प्रेरक तंत्रिकाएं, और मस्तिष्क यानी नियंत्रण केंद्र है, ये तीनों मुख्यतः मिलकर इस प्रतिवर्ती चाप की क्रिया को क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। जैसे एक छोटे से उदाहरण के तौर पर ये मान लो कोई गर्म पानी है, और इसके अंदर हमने अंगुली या हाथ डाल रखे हैं, तो ये क्या होता है? बीच की पार्ट होती है, ये पार्ट, ये होती है आपकी संवेदी कोशिकाएं, ये होती है आपकी प्रेरक कोशिकाएं, ये मध्य का भाग होता है, ये आपका होता है मेरुरज्जु, इसको मैं एम से लिख रहा हूँ भाई, ठीक है ना। ये पीछे होता है आपका मस्तिष्क, एम टी से लिख रहा हूँ। यहाँ संदेश पहुंचता है, पहले यहाँ से ग्रहण करता है कौन? संवेदनाएं ग्रहण करती है, ये यहाँ तक लेके जाती है मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क से वापस इनको मेरुरज्जु तक आता है, मेरु प्रेरक तंत्रिकाओं से वापस पेशी तक लेके आती है। इस प्रकार से ये पूरा प्रक्रम क्या होता है? आपका संपन्न होता है। इस प्रक्रम को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी प्रतिवर्ती चाप क्या है और संदेश कैसे पहुंचते हैं, ये प्रक्रिया आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर? कोई साथी यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। ये हो गया आपका प्रतिवर्ती चाप। चलिए अब बात करते हैं मानव मस्तिष्क। अब बात आती है मानव मस्तिष्क की, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा मानव मस्तिष्क। देखिए, मानव मस्तिष्क की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण भाग, ठीक है, मनुष्य का राजा, मनुष्य का राजा भी कहते हैं इसको, राजतंत्र, राजा नियंत्रण करने वाला, ठीक है ना, नियंत्रण प्रभारी, प्रभारी भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। हमारा सीपीयू भी बोलते हैं इसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है ना कंप्यूटर के अंदर, उसी प्रकार से मानव मस्तिष्क हमारा क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, मनुष्य का राजा होता है, नियंत्रण प्रभारी होता है, ठीक है ना। इसके बाद में शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र, ठीक है। इसका पूछा जाता है आपसे भार, इसका आपसे पूछा जा सकता है भार, यानी कि 1380 से लेकर 1400 ग्राम तक इसका भार होता है अभी। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। मानव मस्तिष्क से संबंधित कोई प्रश्न यदि पूछता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका कौन सा होता है? हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, क्योंकि नियंत्रण और समझने में, सोचने विचारने में, कार्य करने में जो हमारी बात होती है, जैसे आपका सोचने, है ना, विचारने, बोलने, कोई भी क्रिया करते हो, उन सभी क्रियाओं पर जो नियंत्रण होता है, उन क्रियाओं को संचालित करने वाला जो भाग होता है वो आपका मानव मस्तिष्क होता है। इसलिए मनुष्य का क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। नियंत्रण का प्रभारी यानी नियंत्रण करने का काम होता है। कंप्यूटर की भांति मस्तिष्क कार्य करता है, इसलिए इसको कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन होता है? सीपीयू होता है, सारी चीजें कंप्लीट करता है। उसी प्रकार से मस्तिष्क हमारी सभी कार्यविधि को संचालित करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू भी कहते हैं। शरीर का मुख्य समन्वय के अंदर आपसे पूछा जाए तो भी आपका क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। और इसका मुख्य भार पूछा जाता है कि मस्तिष्क का भार कितना होता है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। दूसरा,
तंत्रिका तंत्र से बना सबसे बड़ा भाग है वो आपका क्या कहलाता है? मानव मस्तिष्क कहलाता है। और यदि तंत्रिका तंत्र की बात करें, तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क के निर्माण की बात करते हैं तो तंत्रिका तंत्र इसमें क्या भूमिका निभाती है, ठीक है। और तंत्रिका तंत्र में एक चीज आपसे और पूछी जाती है, मेरु रज्जु से मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण, मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। निर्माण भी कौन करता है? आपका मानव मस्तिष्क करता है। तंत्रिका तंत्र से बना सबसे बड़ा भाग, यदि आपसे वजन पूछा जाए तो इतना पूछा जा सकता है। तो ये होता है मानव मस्तिष्क की सामान्य जानकारी। इसके अलावा यदि हम बात करें मानव मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं सबसे पहला आता है आवरण, ठीक है ना। यानी कि मानव मस्तिष्क है तो यानी सुरक्षा है तो एक आवरण पाया जाता है, मानव मस्तिष्क की सुरक्षा की जाती है। और ये आवरण क्या करता है? आंतरिक एवं बाह्य भागों से हमारी क्या करता है? सुरक्षा करता है। सुरक्षा हेतु क्या होता है? आवरण होता है। और ये वास्तविकता में जो आवरण है एक कठोर और मजबूत आवरण होता है। जिसको हम क्या बोलते हैं? खोपड़ी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? खोपड़ी भी कहते हैं। सुरक्षा का मुख्य काम होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक द्रव होता है इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है। आवरण का मतलब होता ही क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। जब हमारे शरीर के अंदर बाहरी और आंतरिक आघात, अगर कोई चोट न पहुंचे, चोट लगे, उन चोटों से सुरक्षा पहुंचाने का काम किसका होता है? मस्तिष्क के आवरण का होता है। कठोर एवं मजबूत भाग होता है जिसको हम खोपड़ी भी कहते हैं। इसके अंदर एक विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है। इस द्रव के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। सेब्रिलोस्पाइरन सेब्रिलोस्पाइनल फ्लूइड, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक विशेष प्रकार का द्रव बना रहता है आंतरिक अंगों की सुरक्षा है तो उसको बोलते हैं सेब्रिलोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आवरण की जब बात करते हैं कि आवरण क्या करती है, इसके अलावा इसमें तीन विशेष प्रकार की झिल्लियां होती है। तीन झिल्लियों से बना होता है ये। इसमें तीन विशेष प्रकार की झिल्लियां होती है जो इसको क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। और ये जो होती है, एक होती है बाह्य झिल्ली, एक होती है मध्य झिल्ली और एक होती है आंतरिक झिल्ली। तीन विशेष प्रकार की झिल्लियां इसके अंदर उपस्थित होती है। ये आपका हो गया ड्यूरोमीटर। बाह्य झिल्ली आपकी क्या कहलाती है? ड्यूरोमीटर कहलाती है। बाह्य झिल्ली ड्यूरोमीटर कहलाती है। एरेक्नोइड मध्य भाग है वो एरेक्नोइड कहलाता है। और जो अंतिम जो भाग होता है वो आपका कहलाता है पायामेटर। अंतिम जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? आपका पायामेटर कहलाता है ना। इसको हम बोलते हैं दृढ़ तनिका, दृढ़ तनिका। क्योंकि जो झिल्लियां होती है, झिल्लियों को मुख्यतः क्या कहा जाता है? तनिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनिकाएं कहा जाता है। दृढ़ तनिकाएं, जाल जाली जाल तंत्रिका और मृदु तंत्रिका,
ये एरेनोइड होती है, ये जाल तनिका कहलाती है। और जो ये आपके पायरोमीटर होते हैं, ये मृदु तनिकाएं कहलाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 विशेष प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है, बाह्य झिल्ली, मध्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। बाह्य जो भाग होता है ये ड्यूरोमीटर कहलाता है, जिसको हम दृढ़ तनिकाएं कहते हैं। एरेक्नोइड्स होते हैं, जिसको जाल तनिकाएं कहते हैं, इनका विशेष प्रकार का जाल बना होता है। और आंतरिक जो भागों में पायरोमीटर उपस्थित होता है, इन पायरोमीटर को मृदु तनिकाएं कहा जाता है। तो ये आवरण की सुरक्षा और संरक्षण का काम है, वो इसके द्वारा किया जाता है। कोई साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। 1 प्रश्न छोटा सा पूछा जाता है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्य का दिमाग सुरक्षित रहता है, दिमाग कहाँ सुरक्षित रहता है? ये रहता है आपके करोटी भाग में। कहाँ सुरक्षित रहता है? करोटी भाग में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एक तो इसके आवरण के बारे में, आवरण में 3 प्रकार की तनिकाओं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि तनिकाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, बाह्य, मध्य और आंतरिक। इसके अलावा इसके पूछा जा सकता है करोटी जो मुख्य भाग है, मनुष्य का मुख्य दिमाग कहाँ सुरक्षित रहता है? करोटी, इसको हम क्रेनियम बोलते हैं, क्रेनियम भी इसका नाम पूछा जा सकता है। तो ये दोनों ही नाम देके आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे मनुष्य का जो दिमाग है वो उसको सुरक्षा मुख्य कौन सा भाग पहुंचाता है? तो आपका करोटी या क्रेनियम भाग है वो पहुंच जाता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे सीधा सा इसका नाम पूछेंगे कि हमारे मस्तिष्क के अंदर कौन सा द्रव भरा रहता है? तो वो भरा रहता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके अंदर उपस्थित भरा रहता है। तो अब बात करते हैं इसके मुख्य भागों की। जब हम बात करते हैं मुख्य भाग कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, कार्य की यदि हम बात करें, यदि कार्य की हम बात करते हैं तो मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? सोचने विचारने की क्षमता प्राप्त करना, अन्य गतिविधियों पर नियंत्रण करना, समय एवं नियंत्रण का मुख्य कार्य करना। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमारे क्या होते हैं? संपन्न किए जाते हैं। किसके द्वारा? इन्हीं भागों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यदि थोड़ा सा हम पहले मुख्य भाग से पहले यदि इनके कार्य की थोड़ी सी चर्चा करें कि मानव मस्तिष्क का कार्य क्या है, देखना, सोचने विचारने की क्षमता, सोचने एवं विचारने की जो क्षमताएं होती है वो किस में होती है? मानव मस्तिष्क में होती है। ठीक है, ठीक है। संदेशों का प्रवाह, संदेशों का प्रवाह करना यानी संदेशों को भेजने का मुख्य काम किनका होता है? मानव मस्तिष्क का होता है। ठीक है। अब है सोचने की अनुमति, उद्दीपक अनुक्रिया, सोचने की अनुमति देना, सोचने की अनुमति सोचने की अनुमति प्रदान करता है, सोचने की अनुमति एवं सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति, सोचने की अनुमति एवं सोचने पर आधारित क्रिया की अनुमति, क्रिया की अनुमति। ठीक है, ये चीजें होती है। इसके साथ ही हाँ, सभी सभी प्रतिवर्ती सभी प्रतिवर्ती सभी सभी प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? वो आपका क्या करता है? मस्तिष्क। देखिए, हमारे सोचने विचारने की क्षमताएं, संदेशों का प्रवाह, सोचने की, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो, सोचने की अनुमति एवं सोचने पर आधारित क्रिया की अनुमति, यानी हम किसी काम को सोचते हैं
और उस कार्य को करना चाहते हैं, किसी कार्य के बारे में विचार आता है और उस विचार के प्रति यानी उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या है, सोचने की अनुमति है और सोचने पर आधारित क्रिया करना। सभी प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना मानव मस्तिष्क के ही द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं हैं हमारी इच्छा के अनुसार संपन्न होने वाली क्रियाएं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं संपन्न होने वाली क्रियाओं पर भी हमारे मस्तिष्क के कुछ ऐसे भाग होते हैं जिनका नियंत्रण होता है, उन्हीं के द्वारा वो क्रियाएं क्या होती है, संपन्न होती है। तो ये होते हैं इसके मुख्य भाग। से पहले हमने किसके बारे में चर्चा की है, के कार्य की। अब हम बात करते हैं मुख्य भाग या प्रकार की, ठीक है। तो यदि हम बात आपसे पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क के हम 3 मुख्य भागों की बात करते हैं, कि आपके मानव मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है अगर मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क का अगर वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं अगर मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क भाग के क्या क्या कार्य होते हैं, अगर मस्तिष्क क्या काम करता है, अगर मस्तिष्क को हम बोलते हैं प्रोसेनसिफेलॉन। ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रोसेनसिफेलॉन जो भाग होता है, आगे वाला जो भाग होता है, देखिएगा मानव मस्तिष्क के अगर भाग की यदि बात करते हैं तो हमारी जो क्षमता है सोचने विचारने कार्य करने की, हमारी जो बुद्धिमत्ता है, यानी कि ये जो भाग होता है ये बुद्धिमत्ता वाला भाग होता है, ठीक है ना। और ये बुद्धिमत्ता क्या करती है, इसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है। मस्तिष्क का क्षेत्रफल जितना अग्रणी होता है, हमारी बुद्धिमत्ता हम कहते हैं कि उतनी ही अच्छी होती है। तो बुद्धिमत्ता वाला भाग, बुद्धिमत्ता का मतलब है सोचने विचारने कार्य करने की जो भी बातें आती है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके अगर मस्तिष्क पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसके अलावा देखो सोचने वाला मुख्य भाग, सोचने वाला मुख्य भाग, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग यानी पूरे जो भाग मस्तिष्क के तीनों भाग है उसमें से 2/3 भाग अकेला किसका होता है, सबसे बड़ा भाग कहलाता है, वो आपके अगर मस्तिष्क का कहलाता है, ठीक है ना। ठीक है। अब ये बुद्धिमत्ता का जो क्षेत्रफल बढ़ता है, इसका मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, वलन एवं खांच उपस्थित होती है, वलन एवं खांच उपस्थित होती है, जिसके कारण ये बुद्धिमत्ता का क्या होता है, क्षेत्रफल है वो बढ़ता है। बुद्धिमत्ता का क्षेत्रफल है वो बढ़ता है, किसी कारण वलन एवं खांच इसके अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखना वलन एवं खांच और एक हम कह सकते हैं उभार, ये उपस्थित होते हैं, जिससे क्या कहता है कि इसका क्षेत्रफल बढ़ता है और बुद्धिमत्ता हमारी है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ यदि हम अगर मस्तिष्क की बात करें तो ध्यान करना ज्ञान का मुख्य केंद्र, ज्ञान का मुख्य केंद्र कौन होता है आपका, अगर मस्तिष्क। ज्ञान का जो मुख्य केंद्र है वो आपका कौन है, अगर मस्तिष्क के अंदर ज्ञान के सारे केंद्र उपस्थित होते हैं। ज्ञान वाला भाग भी कौन होता है, यही होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें सुनने देखने और सूंघने के भाग, सुनने देखने एवं सूंघने के जो भाग हैं, वो भाग होते हैं वो किस में होते हैं, आगे वाले भाग के अंदर उपस्थित होते हैं, दृक्पिंड होते हैं। इन पर क्या होता है, ऐच्छिक क्रियाओं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, क्रियाओं पर नियंत्रण जो मुख्य होता है ऐच्छिक क्रियाओं पर, केवल ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, तो हमारे शरीर का जो मुख्य भाग होता है वो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। और अंत में होते हैं भूख के केंद्र के अंदर उपस्थित, ये चीजें हैं इसके अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है। अब सुनना ध्यान करना, अब हम जब बात करते हैं ध्यान देना कि अगर मस्तिष्क, आगे वाले मस्तिष्क के भाग को क्या बोलते हैं, प्रोपेनसिफेलॉन बोलते हैं। बुद्धिमत्ता वाला भाग होता है, सबसे ज्यादा बुद्धि किसी भाग में होती है, आगे वाले भाग में होती है। ये कहते हैं कि एक विशेष प्रकार के वलन उभार या खांच उपस्थित होते हैं, जिसका क्षेत्रफल बढ़ता है, बुद्धिमत्ता का क्षेत्रफल, और इसकी कमी यदि होती है तो यानी क्या हो जाता है, मंद बुद्धि भी हो जाता है। इनकी यदि कमी हो जाती है तो हम कहते हैं कि बच्चा है या बालक है या व्यक्ति है वो मंद बुद्धि हो जाता है। देखिए आपके सोचने का मुख्य केंद्र, यानी सोचने की जो शक्तियां होती है, सोचने विचारने की जो मुख्य
शक्ति होती है वो किस में होती है, हमारे अगर मस्तिष्क में होती है। सबसे बड़ा भाग यदि मानव मस्तिष्क के तीनों भागों की बात करें तो उसमें से अकेले 2/3 भाग किसका होता है, तो होता है हमारे अगर मस्तिष्क का। देखिए ज्ञान का मुख्य केंद्र होता है, सुनने देखने और सूंघने की क्षमता सबसे अधिक होती है इसी में। ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, हमारी सोचने विचारने की क्षमता के आधार पर जो क्रियाएं होती है, क्यों, क्योंकि सोचने विचारने का केंद्र कौन है, अगर मस्तिष्क। तो ये क्रियाएं किसके द्वारा संपन्न होगी, अगर मस्तिष्क के द्वारा संपन्न होगी। भूख के केंद्र, यदि बात कीजिए भूख की बात करें तो हम प्रत्येक सुबह से लेकर शाम तक खाना ही खाते हैं, यदि इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता तो एक समय होता है जैसे हमारे शरीर के अंदर एनर्जी कम होती है, उस समय हमें भूख लगती है, तो उसी समय हम भोजन को ग्रहण करते हैं। तो भूख के केंद्र इसके अंदर उपस्थित होते हैं और भूख के केंद्र बने होते हैं, और ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, अगर मस्तिष्क में उपस्थित होती है। तो यहाँ से एक छोटा प्रश्न, सीधा सा प्रश्न बना के आपसे पूछा जा सकता है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब देखना, अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसके भी दो उपभाग होते हैं। क्या होते हैं, इसके भी दो उपभाग होते हैं, इसके भी दो उपभाग होते हैं। तो पहला भाग होता है वो कहलाता है सेरिब्रम। क्या कहलाता है, हमारा सेरिब्रम भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरिब्रम भाग कहलाता है, ठीक है। अब देखना, यदि ये सेरिब्रम भाग क्या हो, छोटा, छोटा होने पर बुद्धिहीनता, या क्या हो जाती है, मंद बुद्धि। यदि व्यक्ति का सेरिब्रम भाग है, यानी अगर मस्तिष्क का सेरिब्रम भाग यदि छोटा है, तो हमें बुद्धिहीनता या मंद बुद्धि के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा जो सेरिब्रम भाग है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण हमेशा किसके द्वारा किया जाता है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण है वो भी किसके द्वारा होता है, अगर मस्तिष्क के सेरिब्रम भाग के द्वारा। अगर ऐच्छिक क्रियाओं की बात करते हैं तो इनका क्या होता है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो करता है वो भी कौन करता है, हमारा अगर मस्तिष्क का सेरिब्रम भाग कहलाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ध्यान करना, पुतलियों के आकार में परिवर्तन। पुतलियां क्या होती है, आंखों के अंदर होती हैं, तो उनके आकार में परिवर्तन हमारे देखने के लिए जो परिवर्तन होता है, पुतलियों के आकार में परिवर्तन करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, बोलना, देख इसके कार्य देखना, देखना, बोलना, पहचानना, है ना, कोई शब्द बोलते हैं, किसी चीज को पहचानना, बोलना, पहचानना, याददाश्त एवं इच्छा शक्ति। याददाश्त एवं इच्छा शक्ति किस पर डिपेंड होती है, इच्छा शक्ति का जो केंद्र होता है वो हमारा अगर मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है, सेरिब्रम भाग होता है, ठीक है। इसके अलावा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने की जैसी जो बात आती है, हाथ हिलाना, चलना, है ना, चलना, हाथ हिलाना, कुर्सी उठाना, जैसे कार्य यदि हम कर रहे हैं, सेरिब्रम भाग सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है। इस प्रकार की क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, देखिए सेरिब्रम जो अगर मस्तिष्क का फर्स्ट भाग उपभाग होता है, छोटा, यदि सेरिब्रम आकार में छोटा है, यदि आकार क्या है, बड़ा, तो ये बुद्धिमत्ता का सबसे अच्छा केंद्र है, बुद्धिमत्ता का। यदि इसका आकार छोटा हो जाता है तो बुद्धिहीनता वाला व्यक्ति जन्म लेता है या मंद बुद्धि हो रह जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ऐच्छिक क्रियाओं पर जो नियंत्रण होता है, हमारी इच्छाओं के अनुसार चलने वाली मुख्य क्रियाओं पर मुख्य नियंत्रण कौन करता है, सेरिब्रम भाग करता है। पुतलियों के आकार में परिवर्तन कौन करता है, पढ़ना, लिखना, बोलना, याददाश्त एवं हमारी इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करती है, सेरिब्रम भाग पर। चलना, हाथ हिलाना, कुर्सी उठाना जैसे कार्य हैं, ये सभी किसके द्वारा किए जाते हैं, अगर मस्तिष्क के पर मस्तिष्क सेरिब्रम भाग, और सेरिब्रम भाग को किस नाम से जाना जाता है, पर मस्तिष्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, प्रमस्तिष्क कहते हैं। सेरिब्रम भाग को क्या कहा जाता है, प्रमस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है, प्रमस्तिष्क कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम बात इसके दूसरे उपभाग की बात करते हैं, डायसिफेलोन भाग। दूसरा उपभाग होता है डाइसिफेलोन भाग, डाइसिफेलोन
डाइसिफेलोन भाग बोलते हैं। देखिए इस डाइसिफेलोन भाग के भी उपभाग होते हैं, डाइसिफेलोन भाग के भी उपभाग होते हैं। पहला भाग होता है एपिथेलियस, एपिथेलस भाग बोलते हैं। पहले भाग को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलेमस भाग बोलते हैं, एपिथेलेमस भाग। देखिए छोटा सा भाग होता है, सबसे छोटा भाग होता है इसका एपिथेलेमस भाग। और एपिथेलेमस भाग में कुछ नहीं होता, एपिथेलेमस भाग में क्या होता है, जो हमारी पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि जो जिसके अंदर उपस्थित होती है वो भाग कहलाता है एपिथेलेमस भाग। ठीक है, दूसरा इसका भाग कहलाता है हाइपोथैलेमस। क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस भाग। ये इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस भाग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा, हाइपोथैलेमस भाग। देखिए क्यों होता है, ताप नियंत्रण, हमारे शरीर का जो ताप का नियंत्रण होता है या ताप नियंत्रण का जो मुख्य केंद्र होता है वो कौन होता है, हाइपोथैलेमस भाग होता है। यानी ताप को नियंत्रण करने वाला, ताप का नियंत्रण, भूख प्यास, इसके अलावा देखिए भूख प्यास, ठीक है ना, ठीक है, प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, ये सभी भाग चीजें किसके अंदर होती है, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, प्रेम करना, ठीक है ना, प्रेरणा, प्यार, भावना, क्रोध, प्रेरणा, प्यार और भावनाएं, ये जो चीजें हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होती है, हम किसी के प्रति नफरत करते हैं, क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, प्रेरणा मिलती है, प्यार या कोई हमारे शरीर के अंदर कुछ विशेष प्रकार की भावनाएं होती है। इसके अलावा संभोग क्रियाएं, संभोग आदि पर नियंत्रण कौन करता है, आदि पर नियंत्रण जो करता है वो आपका हाइपोथैलेमस भाग करता है। कौन सा भाग करता है, हाइपोथैलेमस भाग करता है। ठीक है, तीसरा भाग होता है थैलेमस भाग, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और तीसरा जो अंतिम भाग होता है वो थैलेमस भाग होता है। ये क्या होता है, स्पर्श एवं दर्द, स्पर्श एवं दर्द का केंद्र। ठीक है, दूसरा इसके अंदर ठंडे एवं गर्म का एहसास, ठंडे एवं गर्म का जो केंद्र होता है, यानी किसी चीज का गर्म है या ठंडी है उसका हमें कैसे चलता है स्पर्श एवं दर्द। ठीक है, और संवेदनाओं का पहुंच, संवेदनाओं की पहुंच, ये जो मुख्य कार्य किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, आपके थैलेमस भाग द्वारा। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, डाइसेफेलोन भाग होता है दूसरा। उस डाइसेफेलोन भाग को देखिए, पहला भाग होता है परम मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग होता है वो डाइसेफेलोन भाग होता है। इसके तीन पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। एपिथैलेमस में पीनियल ग्रंथि होती है और हाइपोथैलेमस के अंदर पीयूष ग्रंथि होती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पीयूष ग्रंथि है नियंत्रण के केंद्र जो मुख्य होते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। ठीक है ना, तो ये जो ग्रंथि उपस्थित होती है ये हमारे किस भाग में होती है, हाइपोथैलेमस भाग में। हाइपोथैलेमस का इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि शरीर का ताप नियंत्रण के जो केंद्र है, भूख प्यास लगना, प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध जैसी भावनाएं, प्रेरणा या हमारे अंदर जो विशेष प्रकार की भावनाएं होती है, हम किसी के प्रति ये सोचते हैं कि यार इसको पीटा जाए या इसको गलत पीटा जा रहा है, ये विशेष प्रकार की भावनाएं या कई बार क्रोध आता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो संभोग की क्रियाएं हैं उन क्रियाओं पर भी नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, हमारे हाइपोथैलेमस भाग के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अंतिम भाग जो बता है थैलेमस। देखिए इसमें स्पर्श एवं दर्द जैसी भावनाएं यानी संवेदनाओं की पहुंच और ठंडे एवं गर्म के जो स्थान होते हैं वो कौन सा पार्ट होता है, वो आपका थैलेमस भाग होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर। दूसरा जो पार्ट आता है वो हमारा होता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। दूसरा जो पार्ट होता है वो हमारा होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क देखिए जो हमारे सेंटर में उपस्थित होता है, यानी कि मध्य भाग के अंदर उपस्थित होता है। ये मस्तिष्क की अगर बात करें
मध्य भाग में उपस्थित होता है। इसे मीजेनसेफेलॉन बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? मीजेनसिफेलॉन बोलते हैं। मीजेनसिफेलॉन कहा जाता है। इसको हम कौन सा भाग बोलते हैं? मीजेनसिफेलॉन भाग कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क का जो भाग होता है, देखिए सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा जो भाग होता है वो कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क। यानी कि जो हमारे मस्तिष्क की जब आकार की बात करते हैं तो सबसे बड़ा अगर मस्तिष्क उससे छोटा, यदि आपसे पूछे जाए तो देखना, अगर सबसे बड़ा उससे छोटा क्या है? पस, और उससे छोटा क्या है? आपका मध्य मस्तिष्क। आकार के आधार पर यदि कभी क्रम भी पूछ ले तो ये इसके क्रम होते हैं। आकार का क्रम यदि आपसे पूछे कि सबसे बड़ा भाग होता है वो अगर होता है, उससे छोटा भाग होता है वो पश्य होता है, और सबसे छोटा भाग है वो कौन सा होता है? मध्य भाग होता है। इसके जब भाग की बात करते हैं, इसके अंदर देखिए क्या होते हैं? 4 दरक पिंड होते हैं, यानी दृष्टि के केंद्र होते हैं। दृष्टि के केंद्र कौन होता है? आपका मध्य मस्तिष्क होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? 4 दृढ़ पिंड होते हैं। इसके अंदर 4 पिंड उपस्थित होते हैं जो हमें देखना, दृष्टि एवं और देखने एवं सुनने, सुनने के अंदर 2 पिंड होते हैं, 4 होते हैं। इनमें 4 में से प्रत्येक में 2-2 पिंड होते हैं, दोनों में कार्य करते हैं। 2 पिंड होते हैं वो दृष्टि के होते हैं, 2 पिंड होते हैं वो सुनने के केंद्र की तरह होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। और जब अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण की बात आती है तो इसमें दोनों आते हैं भी, आपका मध्य भी होता है और आपका पश्य भी होता है। ये दोनों मिलकर अनैच्छिक क्रियाओं पर क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। 4 दृढ़ पिंड बने होते हैं जिनके द्वारा दरक पिंड उपस्थित होते हैं, और ये दरक पिंड क्या करते हैं? सुनने और देखने के केंद्र उपस्थित होते हैं। मध्य मस्तिष्क का इतना ही काम होता है, अनैच्छिक उच्च अनैच्छिक क्रियाओं पर क्या करना? नियंत्रण करना। हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग दृष्टि के मुख्य केंद्र कहाँ है? यही आएंगे कि देखने और सुनने के मुख्य केंद्र कहाँ उपस्थित होते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे बार बार यही छोटा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा इसके कुछ क्वेश्चन इस तरह से नहीं आते। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अंतिम भाग जो इंपॉर्टेंट है। अंतिम भाग है वो हमारा है पश्य मस्तिष्क। पश्य मस्तिष्क जो भाग होता है वो हमारा क्या कहलाता है? पश्च मस्तिष्क भाग को हम बोलते हैं रोम्बोसिफेलॉन। रोम्बोसिफेलॉन जो भाग होता है, रोम्बोसिफेलॉन जो भाग है वो हमारा क्या कहलाता है? पश्च मस्तिष्क। यानी कि क्या होता है? अंतिम भाग क्या है? मस्तिष्क का अंतिम जो भाग है। ठीक है, दूसरा बड़ा भाग, दूसरा बड़ा जो भाग है वो आपका क्या कहलाता है? पश्च मस्तिष्क कहलाता है। अंतिम भाग, दूसरा बड़ा भाग। इसके अलावा हम क्या कहते हैं? ध्यान करना, अनुमस्तिष्क एवं मेडुला मेडुला ओब्लोगेटा से निर्मित भाग, इन दोनों से मिलकर ये भाग बनता है। तीसरी इसकी बात है अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। अनैच्छिक क्रियाओं पर ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं पर इनका क्या होता है? नियंत्रण होता है। ठीक है, आप ध्यान करना, अनैच्छिक, इसके भी 3 भाग होते हैं, इसके भी 3 उपभाग होते हैं। कितने उपभाग होते हैं? 3 उपभाग होते हैं। ध्यान करना, पश्च मस्तिष्क होता है, ये अंतिम वाला भाग होता है। अनैच्छिक क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे हृदय की धड़कन है ना, हृदय का धड़कना, ठीक है, श्वसन प्रक्रम,
इनकी जैसे बात करें, इन जैसी क्रियाओं पर जो हमारा नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है, पश्च मस्तिष्क के द्वारा होता है। अंतिम भाग होता है, दूसरा बड़ा भाग है अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा निर्मित जो भाग है वो कौन सा कहलाता है, पश्च मस्तिष्क या रोम्बोसिपुलोन कहलाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना होता है। 3 इसके क्या होते हैं, मुख्य उपभाग होते हैं। 3 मुख्य उपभाग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है आपका अनुमस्तिष्क, पहला भाग होता है अनुमस्तिष्क। सेरिब्रेलम, सेरिब्रेलम भाग, सेरिब्लम भाग जो होता है वो आपका कहलाता है अनुमस्तिष्क। यानी कि अनुमस्तिष्क क्या होता है, ठीक है, ये देखना ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, परिशुद्धि यानी कि जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती है उसकी परिशुद्धि का जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है, हमारे शरीर के अनुमस्तिष्क भाग के द्वारा होता है। दूसरा ध्यान करना, शरीर की स्थिति एवं संतुलन का नियंत्रण। अगर मैं एक बात करूं, अनुमस्तिष्क दूसरा बड़ा है। अगर आपसे पूछे सेरिब्रम और सेरिबलम, सेरिब्रम और सेरिबलम में मैं पूछे तो दूसरा सेरिब्रम बड़ा है, ये दूसरा बड़ा भाग है। शरीर की स्थिति एवं संतुलन पर जो नियंत्रण करता है, हमारे शरीर के अंदर जो कौन कौन सी क्रियाएं उन पर नियंत्रण जो करता है वो ये होता है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, आर्मी कमांडर कहा जाता है, आर्मी कमांडर कहते हैं। यानी आर्मी का कमांडर जिस प्रकार से कार्य करता है उसी प्रकार से ये कार्य करता है, इस कारण इसको आर्मी कमांडर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें आर्मी कमांडर क्यों कहते हैं, इसके अगर एग्जाम्पल के तौर की बात करें तो देखना, सीधी रेखा में चलना, हम जब कोई व्यक्ति एक सीधी रेखा में, जैसे दौड़ होती है आर्मी के अंदर तो सभी व्यक्ति एक सीधी रेखा में चलते हैं। साइकिल चलाना, साइकिल चलाना या मोटरसाइकिल व्हीकल जो भी चलाते हो, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ये तीनों ही प्रक्रम किसके द्वारा संपन्न होते हैं, हमारे शरीर के अनुमस्तिष्क भाग के द्वारा। अनुमस्तिष्क भाग को क्या बोलते हैं, आर्मी कमांडर। देखिए आर्मी की जो परेड होती है उसमें सभी एक साथ एक सीधी रेखा में चलते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम कोई साइकिल, मोटरसाइकिल, व्हीकल या कोई गाड़ी चलाते हैं तो उस पर नियंत्रण, पेंसिल उठाना, किसी चीज को उठाने में यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो किसके द्वारा होते हैं, हमारे शरीर के अनुमस्तिष्क भाग के द्वारा ही मुख्यतः संपन्न किए जाते हैं। इनके अनुमस्तिष्क भाग के ही ये मुख्य कार्य होते हैं। अनुमस्तिष्क भाग क्या करता है, इन पर कार्य करता है। दूसरा होता है, दूसरा इसका जो पार्ट है, दूसरा इसका पार्ट कहलाता है पोन्स भाग। दूसरा इसका जो पार्ट है वो आपका कहलाता है पोन्स भाग। क्या कहलाता है, पोन्स भाग कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं पोन्स, पोन्स भाग। देखिए पोन्स भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक नाम कई बार पूछा जाता है, इसी को हम बोलते हैं पोन्स भाग होता है, उसको पोन्स वेरोलाई कहते हैं, पोन्स वेरोलाई के नाम से जाना जाता है, पोन्स वेरोलाई कहते हैं। ये देखना श्वसन के केंद्र होते हैं, श्वसन का जो केंद्र है वो मुख्यतः कौन सा भाग होता है, हमारा पोन्स भाग होता है। श्वसन का इसको क्या माना जाता है, केंद्र माना जाता है। इसी प्रकार श्वसन का केंद्र या हम कहते हैं श्वसन तंत्र का नियंत्रण, जो नियंत्रण करता है वो कौन सा भाग करता है, ये पोन्स करता है। पोन्स को किस नाम से जाना जाता है, पोन्स वेरेलाई के नाम से कहते हैं। श्वसन का जो केंद्र होता है, श्वसन की जो केंद्र या श्वसन पर जो नियंत्रण का केंद्र है, नियंत्रण करने का जो मुख्य कार्य है वो किसका होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे श्वसन तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः कौन सा भाग करता है, तो पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग पोन्स या पोन्स वेरोलाई करता है। तीसरा, पहला अनुमस्तिष्क होता है, दूसरा पोन्स होता है और तीसरा हमारा
अंतिम भाग जो होता है इसका वो होता है मेडुला ओब्लिगेटा। मेडुला ओब्लिगेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। यानी कि तीन उपभाग हो गए पश्च मस्तिष्क के। पहला हो गया आपका सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क, दूसरा हमारा हो गया पोन्स, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया वो हमारा कौन सा हो गया, मेंडुला ओब्लिगेटा वाला भाग हो गया। इससे शानदार प्रश्न आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेंडुला ओब्लिगेटा से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और हर बार प्रश्न पूछा जाता है। क्यों, ध्यान करना। ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं का मुख्य नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाओं का मुख्य नियंत्रण जो करता है वो किसके द्वारा किया जाता है, आपके मेंडुला ओब्लिगेटा के द्वारा ही किया जाता है। अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं उस पर जो नियंत्रण कौन करता है, हमारा मेंडुला ओब्लिगेटा वाला भाग ही करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जितनी भी है उन सभी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, मेंडुला ओब्लिगेटा भाग करता है अनैच्छिक क्रियाओं पर। जैसे ध्यान करना, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम बात करते हैं, जैसे रक्त दाब है ना, रक्त दाब, रक्त के प्रवाह का क्रियाएं ऐच्छिक होती है या अनैच्छिक, अनैच्छिक है ना। लार आना, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, लार आना है ना। वमन या जिसको हम उल्टी बोलते हैं है ना, अधिक खाना की वजह से या कुछ खाना अधिक खाया जाता है तो वमन की क्रिया हो जाती है, वमन यानी उल्टी, ठीक है। हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, श्वसन, देखिए श्वसन पर भी हमारा नियंत्रण नहीं होता, श्वसन, तो श्वसन का नियंत्रण कौन करता है, पॉन्स, लेकिन श्वसन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, ठीक है ना। आहार नाल में संकुचन, आहार आहार नाल में संकुचन, संकुचन ये किसके द्वारा होता है, आहार नाल में संकुचन होगा तभी तो भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगा। आहार नाल में संकुचन छींकने और खांसने के मुख्य केंद्र, छींकने एवं खांसने के केंद्र कौन होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अनैच्छिक क्रियाओं पर तीसरा जो इसका मुख्य भाग होता है वो होता है हमारा मेंडुला ओब्लिगेटा। सबसे इंपॉर्टेंट भाग है अनैच्छिक क्रियाएं। अधिकतर जो सामान्य अनैच्छिक क्रियाएं हैं, लगभग सभी प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं, कुछ अनैच्छिक क्रियाओं पर मध्य मस्तिष्क कार्य करता है, लेकिन अधिकतर जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसमें भी पश्च मस्तिष्क करता है, और पश्च मस्तिष्क का भी कौन सा भाग करता है, मेंडुला ओब्लिगेटा भाग करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का मुख्य जो नियंत्रण होता है वो इसके द्वारा किया जाता है, जैसे रक्तदाब, लार का आना, वमन या उल्टी, हृदय की धड़कन, श्वसन, आहार नाल में संकुचन, छींकने हो खांसने के श्वास। देखिए श्वसन की क्रिया होती है, श्वास को अंदर लेना छोड़ना। हृदय में संकुचन, जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन हमारे तक पहुंचता है तो श्वास जो नलियों के द्वारा हमारे शरीर तक पहुंचता है, तो उसके अंदर संकुचन यानी भोजन को आगे के भागों तक भेजने का जो मुख्य काम होता है वो मेंडुला ओब्लिगेटा द्वारा होता है। रक्त नलियों का रक्त दाब द्वारा यानी हृदय के द्वारा होती है ये। ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं कि रक्त का धीमा या अधिक पड़ना, और रक्त दाब आपसे पूछा जाता है 120/SCHG, ये भी रक्तदाब ब्लड प्रेशर आपसे पूछ लिया जाता है कितना होता है, तो ये भी पूछा जाता है। तो इन सभी क्रियाओं पर जो नियंत्रण होता है उन सभी क्रियाओं का नियंत्रण मुख्यतः कौन करता है, इन सभी क्रियाओं पर जो नियंत्रण है वो मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है, मेंडुला ओब्लिगेटा भाग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मेंडुला ओब्लिगेटा भाग द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया हमारा हृदय का मुख्य पॉइंट। इसके अलावा जो हम नियंत्रण और समन्वय की बात करते हैं तो इसमें एक चीज और बचती है, वो आपका बचता है मेरु रज्जु। मेरु रज्जु, मेरु रज्जु क्या होती है, मुख्य रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की जो हड्डी होती है, ठीक है ना, वो होती है मेरु रज्जु, ठीक है। नियंत्रण एवं समन्वय का महत्वपूर्ण भाग होता है। नियंत्रण एवं समन्वय में भी ये क्या करता है, मुख्य भूमिका निभाता है। नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य जो भाग होता है वो यही होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें आपसे इसकी सुरक्षा, कई बार ये पूछते हैं सुरक्षा, इससे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, तो सुरक्षा भी पूछे तो आपसे पूछे मेरुरज्जु की सुरक्षा कहाँ होती है, तो रीढ़ की हड्डी में इसकी सुरक्षा होती है। ये इंपॉर्टेंट है।
रीढ़ की हड्डी भी कह देते हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या होती है, इसकी सुरक्षा होती है रीढ़ की हड्डी में। मेरुरज्जु वास्तव में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, लेकिन रीढ़ की हड्डी के अंदर इसकी सुरक्षा होती है। इसको क्या बोल देते हैं, रीढ़ की हड्डी कह दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मेडुला ओब्लिगेटा का पिछला जो भाग है वो क्या कहलाता है, आपका मेरुरज्जु कहलाता है। यानी मेडुला ओब्लिगेटा के पीछे स्थित होती है, पिछला जो भाग होता है वो ये कहलाता है। इसके अलावा ध्यान करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन। मुख्य यदि इसके कार्य की बात करें तो ये क्या करती है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य जो संचालन है, मुख्य जो संचालन है वो कौन करता है, आपका संचालन एवं नियंत्रण। ये कौन करती है, आपकी मेरुरज्जु करता है। संदेशों को भेजने का, यानी कि जो मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो मुख्य नियंत्रण है वो आपका क्या कहलाता है, मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी कहलाती है। नियंत्रण एवं समन्वय सुरक्षा रीढ़ की हड्डी में मेडुला ओब्लिगेटा का पिछला भाग प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य नियंत्रण एवं समन्वय केंद्र होता है। ठीक है ना, ये इसका मुख्य पार्ट हो गया। ये होता है इसके मुख्य भाग। एक इसके और बचता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त। परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र की हम जब बात करते हैं तो तंत्रिकाओं का जाल होता है। ध्यान करना, ये क्या होता है, तंत्रिकाओं का जाल। ठीक है, इसके अंदर दो भाग आते हैं। क्या भाग आते हैं, दो भाग आते हैं। एक तो होता है आपका कपाल और एक होता है आपका मेरु वाला भाग। ठीक है ना, इसके अंदर दो भाग होते हैं, हम कहते हैं कपाल भाग और मेरु भाग। कपाल क्या होती है, अगर आपसे बात पूछे, कपाल होती है ये 12 जोड़ी होती है, और मेरु की अगर पूछ ले तो मेरु आपके 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 31 जोड़ी। यहाँ से सीधा इतना ही प्रश्न पूछते हैं, तंत्रिकाओं का मुख्य जाल किसका होता है। परिधीय तंत्रिका दो भाग होते हैं, कपाल यानी खोपड़ी जिसके अंदर 12 जोड़ी उपस्थित होती है, और मेरु, मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती है, 31 जोड़ी होती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अंतिम जो पार्ट होता है वो होता है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की जब हम बात करते हैं, ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं स्वायत्त की। स्वायत्त होती है वो, ध्यान करना, भय, ठीक है ना, क्रोध, इनके समय हम कई बार क्या कहते हैं, हमें अत्यधिक क्रोध होता है, अत्यधिक भय होता है, या कई बार डर लगता है ना, डर, कंपी छूटना, शरीर के अंदर ऐसी कुछ क्रियाएं होने लगती है, तो उनके अंदर मुख्य पार्ट किसका होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का होता है। उन पर नियंत्रण कौन करता है, हमारे शरीर के अंदर जैसे भय, ईर्ष्या, क्रोध जैसी भावनाएं आती है, यदि किसी व्यक्ति को लगातार क्रोध आए तो उस पर नियंत्रण करना भी जरूरी है। तो भय, क्रोध एवं डर जैसे मुख्य जो केंद्र होते हैं उन पर नियंत्रण कौन करती है, तो वो स्वायत्त तंत्रिकाएं तंत्र करती है। कौन करती है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करती है। शरीर के आंतरिक अंगों, ध्यान करना, शरीर के आंतरिक अंगों, शरीर के आंतरिक अंगों एवं रक्तवाहिनी में रक्तवाहिनी में तंत्रिकाओं की आपूर्ति, तंत्रिकाओं की आपूर्ति कौन करती है, तो आपका कौन सा भाग करता है, आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भाग करता है। इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं, एक होता है प्रानुकंपी, एक होता है अनुकंपी। ठीक है ना, पहला भाग होता है अनुकंपी और दूसरा भाग होता है, इसके दो भाग, उसमें आपका अनुकंपी और दूसरा होता है
प्राणुकंपी, अनुकंपी और प्राणुकंपी, ये दो मुख्य भाग होते हैं। अनुकंपी भाग सिंथेटिक, इसके अंदर क्या होता है, सिंथेटिक का स्त्रावण होता है, सिंथेटिक पदार्थ का स्त्रावण होता है, सिंथेटिक पदार्थ होता है जिसका स्त्रावण करती है। तो तनाव, भय और पीड़ा में ये क्या करता है, ये देखना, तनाव, भय एवं पीड़ा में रक्षा, ठीक है। ये जो होता है एसिटिलकोलिन, एसिटिलकोलिन का स्त्रावण करता है, एसिटिलकोलिन का स्त्रावण करता है, एसिटिलकोलिन का स्त्रावण करता है। ये क्या करता है, ऊर्जा संरक्षण का कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण कार्य करता है। तो ये अंतिम जो इसका मुख्य भाग है, यहां से देखो प्रश्न बनने के होते हैं। यानी कुछ क्रियाएं जैसे हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना जैसे तेजी वाली क्रिया होती है। अनुकंपी क्या करती है, बढ़ाती है, किसी भी क्रिया को क्या करती है, बढ़ाती है। जबकि प्राणुकंपी क्या करती है, अधिकतर क्रियाओं के क्या करती है, किसी चीज में क्या लेके आती है, कंपी। जैसे पलकों का झपकना तीव्र होता है, तो कौन सी क्रिया, अनुकंपी, है ना। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनमें ये अनुकंपी क्रियाएं कम करती है उनको, जैसे अत्यधिक क्रोध आ गया तो उसको ये कम कर देगी। प्राणुकंपी क्या करती है, क्रोध को बढ़ा देती है। तो हमारी मांसपेशियों का फूलना, इन चीजों का होना, इन सभी पर नियंत्रण कौन करता है, सिंथेटिक स्त्रावण होता है। इसके अंदर एसिटिलकोलिन का स्त्रावण होता है। भय, क्रोध, डर आदि सब क्रियाओं पर जो नियंत्रण होता है वो स्वायत्त तंत्रिकाओं द्वारा होता है। इसके जो शरीर के आंतरिक अंगों, रक्त वाहिनी के अंदर तंत्रिकाओं की आपूर्ति कौन करता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। अनुकंपी और प्राणुकंपी ये दो मुख्य इसके पार्ट होते हैं। सिंथेटिक स्त्रावण और एसिटिलकोलिन का स्त्रावण इसका मुख्य भाग होता है, ठीक है। तो ये आज की जो हमारी जो क्लास है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, मानव मस्तिष्क के बारे में पूरा पढ़ लिया। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, नियंत्रण एवं समन्वय के जो मुख्य भाग है, तंत्रिका तंत्र है, मानव मस्तिष्क है, और ये स्वायत्त और प्रीदीय तंत्रिका तंत्र, ये इतना पार्ट लगता है। यहाँ से अनुकंपी और प्राणुकंपी में ये दोनों पदार्थों का स्त्रावण का ध्यान रखना है। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। साथ ही साथ एक चीज आप और सभी साथी एक चीज और ध्यान दें, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि व्याख्याता भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और वैकेंसी आ चुकी है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी जो उत्तम पाठशाला है, जिस पर आप सभी के लिए हमने फ्री निःशुल्क सभी क्लासें उपलब्ध कराई हुई है। आप कोई भी विषय की सभी क्लासें आपके लिए उपस्थित है। इसके अलावा ध्यान करना, रियल स्टडी, रियल स्टडी का जो हमारा चैनल है उस पर हमने नोट्स के साथ आपको फ्री नोट्स भी उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ देखिएगा आपके लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा चुका है और इसके लिए हमने दिवाली तक ऑफर रखा है 499 रुपए का। यदि कोई साथी हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो रियल स्टडी पर जाकर वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। हमने दिवाली तक ऑफर रखा है 499 रुपए का। उत्तम पाठशाला पर आपको फ्री क्लासेस दी जा रही है। जीके विद उत्तम हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हो, वहां से आपको सभी जानकारियां उपलब्ध हो जाती है। तो सभी साथी आज ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। मात्र आपको पूरे 100 दिन का शेड्यूल है वो मात्र 499 रुपये में दिया जा रहा है। साथ ही साथ क्लास के बाद में आप अपना एक छोटा सा कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में करें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।